अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जगन की अदालती तहवील में 25 जून तक तोसी। मिनी बस में अदालत लाने पर नाराजगी। जेल में भूख हड़ताल करने रुकने पार्लियामेंट कड़पा की धमकी। रियासत की एक लोकसभा नशिस्त और 18 असम्बली हल्कों के कल इंतखाबात। राय दही के इंतजामात मुकम्मिल। कर्ज की रकम की वापसी के मुतालबे पर निजामाबाद में एक नौजवान का लड़की पर दरांती से हमला। रियासत में गर्मी की लहर आइंदा 3 दिन बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। योगा गुरु रामदेव की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। मुल्क से बदउनवानियों के खात्मे और काले धन के मसले पर तायीद का तेलुगुदेशम सरबराह ने यकीन दिलाया। और कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को रकम के बदले जमानत दिलाने के मामले में मुबैना तौर पर मुलविस रौडी शीटर गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लियामेंट कड़प्पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 25 जून तक तोसी कर दी गई है। कल उनकी अदालती तहवील ख़त्म हो गई थी और आज सीबीआई के ओहदेदारों ने उन्हें सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया। जगन मोहन रेड्डी ने अदालत में कहा कि उन्हें सीबीआई के ओहदेदारों ने मिनी बस के ज़रिए अदालत मुंतकिल करते हुए उनकी बेइज्जती की है, इसीलिए वो जेल में भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मुजरिम नहीं है बल्कि एक रुकने पार्लियामेंट हैं और वो खुद की सिक्योरिटी भी रखते हैं। इसके बावजूद सीबीआई के ओहदेदारों ने गलत तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए उन्हें मिनी बस में अदालत मुंतकिल किया है। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई हुकाम उसी गाड़ी में उन्हें जेल वापस ले जाना चाहते हैं तो वो कमरा अदालत नहीं छोड़ेंगे, जिस पर सीबीआई के जज ने सीबीआई के ओहदेदारों को हिदायत दी कि जगन मोहन रेड्डी के लिए अलहदा गाड़ी फराहम की जाए। जगन ने जज से ये भी शिकायत की है कि जेल के हुकाम ने उनकी अहलिया भारती से उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, हालांकि वो खुसूसी कैदी का दर्जा रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं, इसीलिए उनसे मुजरिम के तौर पर सलूक नहीं किया जाना चाहिए। अदालत में जगन मोहन रेड्डी की वालदा विजयलक्ष्मी, बहन शर्मिला और दूसरे मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी को रिमांड के इख्तिताम पर 25 जून को एक और मरतबा अदालत में पेश किया जाएगा। इसी दौरान सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी के नार्को टेस्ट के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है। रियासत की एक लोकसभा नशिस्त और 18 असम्बली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 12 जून को होंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई हैं। इन हल्कों में तशहीरी मुहिम का इख्तिताम कल अमल में आया। 15 जून को वोटों की गिनती होगी। ज़िमनी इंतखाबात वाले इलाकों में शराब की दुकानात को बंद रखने की हिदायत दी गई है। इज्तिमाई SMS पर भी इम्तना आयद कर दिया गया है। होटलों, गेस्ट हाउस और शादी खानों की तलाशी की भी पुलिस को हिदायत दी गई है। 5413 इंतखाबी मराकज़ रायदही में राय दहिंदे अपने हक़ रायदही से इस्तिफ़ादा करेंगे। रियासत में गर्मी का असर मज़ीद 3 दिन बरकरार रह सकता है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में 3 दिनों के बाद मौसम की तब्दीली मुमकिन है।
इसी दौरान रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में मतला अबर आलूद है और दर्ज हरारत में कदरे कमी वाक़ हुई है। योगा गुरु रामदेव ने आज सुबह तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात में रामदेव ने मुल्क से बदउनवानियों के खात्मे और बैरूनी ममालिक रखे गए काले धन की वापसी के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में तायीद की चंद्रबाबू नायडू से ख्वाहिश की है। रामदेव ने बादजा मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मुहिम का मकसद मुल्क की तमाम सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें इस मसले पर मुत्तहद करना है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को इस मसले पर नई दिल्ली में मुल्कगीर सतह का एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और उनकी सोच इस मसले पर एक है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम किसी शख्स या सियासी जमात के खिलाफ नहीं है, बल्कि काले धन की वापसी और बदउनवानियों के खात्मे के लिए है। उन्होंने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत पर सियासी तौर पर दबाव डालेंगी। चंद्रबाबू नायडू ने बदउनवानियों के खात्मे और काले धन की वापसी के मसले पर उन्हें तायीद का यकीन दिलाया है। परिवर्तन के खोज को लेकर के इनसे लंबे अरसे से बात की है, क्योंकि इस समय हम पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर के इस मुद्दे पर एकीकृत करना चाहते हैं सबको, और 9 अगस्त को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन दिल्ली में होगा। मकसद यह होगा कि अब बहुत हो चुका है, पूरा देश त्रस्त है और सत्ताओं पर बैठे लोग कहीं ना कहीं विवेक खो रहे। तो अब एक तरफ साइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ बर्निंग इंडिया। अब ये साइनिंग इंडिया और बर्निंग इंडिया का भेद खत्म होना चाहिए और पूरा भारत समृद्धिशाली बने, पूरे देश में प्रॉस्पेरिटी आए, स्पिरिचुअलिटी आए और फिर से अगेन भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बने। उसके लिए इस ब्लैक मनी का आना बहुत जरूरी है। मैंने अब तक की लाइफ में देश के जो करीब करीब जो 100 टॉप पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं उनसे मुलाकातें की हैं। काले धन को लेकर के, करप्शन को लेकर के जिस तरह से प्रामाणिकता से और जिस गहराई से डीपली जो उसके बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी सोचा है, उसमें हम एक राय हैं। और मुझे लगता है ये एक बात, अच्छी बात है कि अब जो देश के टॉप पॉलिटिशियंस हैं वो सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे ब्लैक मनी वापस आएगा। मैंने एफडीआई के बारे में बात की और इन्होंने उसके ऊपर भी कि 2 तरफ ब्लैक मनी है, एक इंडिया में, एक आउट ऑफ इंडिया। भारत में ब्लैक मनी सबसे ज्यादा है गोल्ड में। रिजर्व बैंक कहता है करीब 20,000 टन, लेकिन उससे 3-4 गुना ज्यादा गोल्ड है, तो 1 लाख टन भी हो सकता है। फिर लैंड एंड रियल एस्टेट में, फिर माइनिंग में सबसे ज्यादा, फिर ड्रग्स में, फिर पॉलिटिक्स में, और सबसे ज्यादा डेंजरस है ब्लैक मनी नक्सलिज्म में। ये 7 रिसोर्सेज हैं। गवर्नमेंट ने अपने व्हाइट पेपर पर इसको नहीं बताया। व्हाइट पेपर एक झूठ पेपर है और इस बारे में अब प्रामाणिकता से काम करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालना, एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरी तरफ जनता का दबाव। लोकतंत्र में सिटीजन सबसे ऊपर होता है। लोकतंत्र, जनता का राज्य, जनता की व्यवस्था। अब इस पूरे सिस्टम में पूरे देश में एक वातावरण बना। हम चाहते हैं कि सारा देश इस मुद्दे पर खड़ा हो। आंध्र प्रदेश भी इस मुद्दे पर साथ में है। हमारे भाई श्रीधर जी जो हमारे यहां संगठन के प्रेसिडेंट हैं, और सारे यहां के, मैंने तो करीब आधा आंध्र प्रदेश घूमा है।
और यहाँ के गांव गांव में गया हूं, और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू साहब, उनका पूरा पार्टी, वो भी इस मुद्दे पर साथ है हमारा। हम तो कहते हैं सारे राजनीतिक पार्टी को, हमने तो जहां कांग्रेस के लीडरशिप से भी कहा है कि आप भी हमारे साथ आइए इस मुद्दे के ऊपर। हमारा ये अभियान किसी पर्सन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, सबको आगे इसमें भाग लेना चाहिए। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अब लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो पूरी होंगी, और 9 अगस्त का आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक कालाधन वापस लाने का इंतजाम नहीं हो जाएगा, मजबूत लोकपाल नहीं बन जाएगा, और ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक कोई ढांचा तैयार नहीं हो जाएगा। मैं इस बात को कहते हुए भी गर्व अनुभव करता हूं कि मजबूत लोकपाल की बात आई तो अब उसको दूसरे कमेटी के पास भेज दिया गया है। राज्यसभा में तेलुगु देशम पार्टी ऐसा है जिसने कहा कि नहीं, इसी में पास करो, सिंगल पार्टी, एक बड़ी बात है। अच्छा काम इन्होंने किया, इसलिए उसकी बड़ाई भी होनी चाहिए। चारों तरफ से जब देश में जो अच्छी ताकतें हों मिलकर के काम करेंगी तो एक अच्छा देश बनेगा। सारी गवर्नमेंट एजेंसियों को भी अच्छा काम करना चाहिए, चाहे वो सीबीआई हो। सीबीआई को लेकर के बहुत प्रश्न उठते रहते हैं देश में, लेकिन सीबीआई जहां अच्छा काम करती है वहां उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए। अभी देश का सिचुएशन बहुत खतरनाक है, जैसे अभी चंद्रबाबू नायडू साहब ने बताया, हमारी आर्थिक व्यवस्था एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। बहुत क्रूशियल टाइम है इंडिया के लिए, चाहे वो डेफिसिट को लेकर के हो, चाहे वो हमारे करेंसी की डिवैल्यूएशन को लेकर के हो, चाहे ग्रोथ की रेट को लेकर के हो, इन्फ्लेशन को लेकर के हो, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इस समय हमको यदि अपना ब्लैक मनी वापस मिल जाता है तो भारत का जीडीपी, भारत की ग्रोथ रेट, ये भारत का करेंसी का वैल्यू, ये सब कुछ ठीक होगा। इन्फ्लेशन तो रहेगा ही नहीं, डेफिसिट की बजाय हम सरप्लस में होंगे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत अच्छा टाइम है। पूरा देश अब खड़ा हुआ है और इस समय ये बड़ा परिवर्तन होगा। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को रकम के बदले जमानत दिलाने में मुबैना तौर पर मुलविस राउडी शीटर यादगिरी को पुलिस ने नलगुंडे से आज गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में सीबीआई और एसीबी की जानिब से केस दायर करने के बाद से वो रियासत से फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे चिटियाल से गिरफ्तार कर लिया है। कर्ज की रकम की वापसी के मुतालबे पर एक नौजवान ने जिला निजामाबाद में एक लड़की पर दरांती से हमला करके उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। निजामाबाद के आर्यनगर में एक खानगी स्कूल में टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली लड़की की मां से श्रीनिवास रेड्डी नामी एक नौजवान ने 30,000 रुपये की रकम बतौर कर्ज हासिल की थी। कर्ज की रकम की वापसी के मसले पर रेखा नामी लड़की की मां और श्रीनिवास में कई मरतबा झगड़े भी हुए। रकम की वापसी पर दबाव डालने पर इस नौजवान ने रेखा के स्कूल पहुंचकर उस पर दरांती से हमला करके शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। जख्मी रेखा को फौरी मुकामी सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। उसे हैदराबाद के उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। हमलावर श्रीनिवास पर दवाखाने में रेखा के अफराद खानदान ने हमला कर दिया। जिला वरंगल के खानापुर में माओ नवाजों की मरकजी कमेटी के रुकन आज़ाद की अहलिया के बशमूल 7 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नरसमपेट के सरकारी दवाखाने में उनकी तिबी जांच करवाने के बाद उन्हें वरंगल की अदालत में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि माओ नवाजों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के जुर्म में उन्हें हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ गिरफ्तार शुदा अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें 3 दिन कबल हिरासत में लेते हुए हरासा किया गया। माओ नवाजों की हिमायत में इन अफराद ने नारे बुलंद किए।
واضح ہے کہ 2 سال قبل ایک انکاؤنٹر میں آزاد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آج سے راولپنڈی میں شروع ہونے والی دفاعی سیکریٹریز کی سطح کی مذاکرات میں سیاچن کے مسئلے پر ہندوستان اپنے روایتی موقف پر قائم رہے گا۔ ہندوستان کا یہ موقف ہے کہ سیاچن کی چوٹیوں پر ہندوستانی فوجیوں کی موجودہ پوزیشن برقرار رہے گی۔ ہندوستانی وفد کی قیادت دفاعی سیکریٹری ششی کانت ورما کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت سیکریٹری دفاع نرگس سیٹھی کریں گی۔ اس بات چیت کے لیے ہندوستانی وفد کل پاکستان پہنچا۔ یہ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکراتی عمل کا حصہ ہے۔ ہندوستانی معتمد دفاع پاکستان کے وزیر دفاع سے بھی ملاقات کریں گے، جنہوں نے حال ہی میں یہ قلمدان سنبھالا ہے۔ 7 اپریل کو سیاچن میں برفانی تودے گرنے سے کئی پاکستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ نے دونوں ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ سیاچن جیسے مسئلے کو حل کرے۔ اسی دوران وزیر دفاع A.K. انتونی نے کہا ہے کہ اس طرح کی مذاکرات سے کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہ کی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات ماضی کے مقابلے بہتر ہیں اور پاکستان اپنے پڑوسی ملک سے توانائی کے حصول پر غور کر رہا ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت، ایران، چین، افغانستان اور روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تعلقات پہلے کے مقابلے بہتر ہیں۔ پاکستان قطر اور ایران سے گیس حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مرکزی وزیر سلمان خورشید نے کہا ہے کہ صدارتی امیدوار کے انتخاب کے مسئلے پر UPA زیر قیادت حکمراں اتحاد کی جانب سے تمام حلیف جماعتوں سے مشاورت کی جا رہی ہے تاکہ اتفاق رائے سے یہ کام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ UPA کا صدارتی امیدوار نہ صرف نامور شخص ہوگا بلکہ اسے UPA کی تمام حلیف جماعتوں کا اعتماد بھی حاصل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کا صدر جمہوریہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو اپنا مقام رکھتا ہو۔ دوسری طرف اصل اپوزیشن BJP نے کہا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب کے بارے میں اپنی حکمت عملی کا اعلان UPA امیدوار کے نام کے اعلان کے بعد کرے گی۔ مرکزی وزیر فائنانس پرنب مکھرجی نے کہا ہے کہ ہندوستان نے بیرونی ممالک میں جمع کالے دھن کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے 37 ممالک سے معاہدے کیے ہیں۔ انہوں نے مغربی بنگال میں کانگریس کارکنوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی ممالک کے بینکوں میں جمع رقم کالا دھن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رقم صنعت کاروں اور تاجروں نے جمع کروائی ہو، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ وی سمپت نے آج ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ 62 سالہ سمپت 1973 بیچ کے IAS عہدیدار ہیں۔ سمپت کو گزشتہ ہفتے چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا تھا۔ 2014 کے لوک سبھا انتخابات ان کی نگرانی میں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہونے سے پہلے سمپت توانائی کے سیکریٹری تھے۔ وہ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر 2015 تک فائز رہیں گے۔ فرانس کے پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے میں بائیں بازو کے امیدوار سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ انتخابات صدر کے سوشلسٹ ایجنڈے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ نومنتخب صدر کے لیے ضروری ہے کہ ایوان زریں میں بائیں بازو کا غلبہ ہو تاکہ فرانس کی معیشت میں تبدیلی کے لیے اپنے منصوبوں کو عملی شکل دی جا سکے۔ اس ایوان میں قدامت پسندوں کی اکثریت ہے۔
فلم فیئر ایوارڈ تقریب میں ودیا بالن کو ڈرٹی پکچر کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا ہے، جبکہ رنبیر کپور کو راک سٹار کے لیے عظیم اداکار کا ایوارڈ عطا کیا گیا۔ دوسری طرف زویا اختر کو زندگی نہ ملے گی دوبارہ کے لیے بہترین ڈائریکٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ موسم گرما کے پھلوں کی کھیتی کو فروغ دینے کے مقصد سے منی پور کے فیسٹیول میں موسم کے پسندیدہ پھل تربوز کی مختلف اقسام کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، تاکہ کسانوں کو زیادہ پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کی مناسب معلومات فراہم کی جا سکے۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ جگن کی عدالتی تحویل میں 25 جون تک توسیع، منی بس میں عدالت لانے پر ناراضگی، جیل میں بھوک ہڑتال کرنے رکن پارلیمنٹ کڑپا کی دھمکی۔ ریاست کی 1 لوک سبھا نشست اور 18 اسمبلی حلقوں کے کل انتخابات، رائے دہی کے انتظامات مکمل۔ قرض کی رقم کی واپسی کے مطالبے پر نظام آباد میں ایک نوجوان کا لڑکی پر درانتی سے حملہ۔ ریاست میں گرمی کی لہر آئندہ 3 دن برقرار رہے گی، محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ یوگا گرو رام دیو کی چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات، ملک سے بدعنوانیوں کے خاتمے اور کالے دھن کے مسئلے پر تائید کا تلگو دیشم سربراہ نے یقین دلایا۔ اور کرناٹک کے سابق وزیر گالی جناردن ریڈی کو رقم کے بدلے ضمانت دلانے کے معاملے میں مبینہ طور پر ملوث راؤڈی شیٹر گرفتار۔ شہر حیدرآباد میں انٹرنیشنل ایجوکیشن فراہم کرنے والا واحد اسکول اویسٹر اکیڈمی، اسلامی ماحول اور تجربے کار اساتذہ کی نگرانی میں ڈیجیٹل کلاس رومز، وسیع لیبارٹری اور کمپیوٹر لیب۔ اویسٹر اکیڈمی میں معصوم بچوں کے لیے مونٹیسری اور پلے وے طریقہ تعلیم۔ اویسٹر اکیڈمی مغل پورہ اور مہدی پٹنم۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔